हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अमेंडा पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? अमेंडा की एज कितनी है और आपको कैसे पता चलता है कि वो किस उम्र की है? अमेंडाज एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ओल्ड. अमेंडा की जो एज है वो लगभग 10 से 12 साल के बीच में होगी. वी कैन गैस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मरमेड और रेपुंजल. और इस बात का अंदाज हम मरमेड और रेपुंजल रेफरेंस के द्वारा लगा सकते हैं. दीज स्टोरीज आर रीड बाय चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर्स. ये जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज हैं, वो मोस्टली 10 से 12 साल के बच्चों की एज ग्रुप के द्वारा पढ़ी जाती हैं. तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमेंडा की एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होंगी. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है जो अमेंडा से कौन बात कर रहा है? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर. पेरेंट्स में से कोई एक उससे बात कर रहा है. वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर. और हमें ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये उसकी माँ होगी. वी थिंक दिस बिकॉज इट्स जनरल परसेप्शन. और हमें ऐसा इसलिए भी लगता है कि एक साधारण जो सोच होती है, विचार होता है, दैट कि चिल्ड्रेन आर टेकन केयर ऑफ बाई देयर मदर्स एट होम. कि जो बच्चों की देखभाल होती है वो मोस्टली घर पे मदर के द्वारा की जाती है, इसलिए हमें लगता है कि वो उसकी माँ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर स्टेंजाज 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? जो स्टेंजा हैं 2, 4 और 6 वो पैरेंथेसिस में क्यों, यानी कि कोष्टक में क्यों दिए गए हैं? पैरेंथेसिस इज ए रिमार्क दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस. जो पैरेंथेसिस होता है, यानी कि जो कोष्टक होता है, एक रिमार्क में एक सेंटेंस उसमें रखा जाता है, एक स्टेटमेंट रखा जाता है. ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन. मोस्टली क्या होता है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन किया जाता है. सो इन स्टेंजाज 2, 4 and 6 parenthesis is used to describe the reaction of child Amanda towards her mother's continue nagging. यानी कि इन स्टेंजास को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें अमेंडा का क्या रिएक्शन है, उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसकी माँ कंटिन्यू उसे डांट रही है, उसे स्कोल्ड कर रही है, उसके लिए वो किस तरह का रिएक्शन देती है, इस बात को एक्सप्लेन किया गया है इन स्टेंजास में. Let's move to the next question. Fourth question है, who is the speaker in stanzas 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? The speaker in stanzas 2, 4 and 6 is Amanda. जो 2, 4, 6 stanzas में जो स्पीकर है वो अमेंडा है. No, she is not paying any attention टू वॉट हर मदर सेज. वो अपनी माँ की किसी भी बात के ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं देती है, कोई ध्यान नहीं देती है. शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थाट्स. और वो अपने ही विचारों में खोई हुई है. शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज ए मरमेड और एन ऑर्फिन एंड रेपुंजल. वो अपने आप को कल्पना करती है, इमेजिन करती है अपने आप को एक मरमेड की तरह, ऑर्फिन की तरह, रेपुंजल कैरेक्टर की तरह बनना चाहती है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी उसे इरिटेट ना करे. वो अकेले रहना चाहती है, साइलेंट एटमॉस्फेयर में रहना चाहती है. आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड 5 क्वेश्चन. व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती, यानी कि क्या विश है उसकी, क्या करना चाहती? द लिटिल गर्ल अमेंडा वांट्स टू बी अ मरमेड एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी. जो अमेंडा है वो मरमेड बनना चाहती है और सिर्फ वहाँ की, यानी कि जो ग्रीन सी है वहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली शी वांट्स टू ड्वेलर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर ब्यूटीफुल प्लेस. उस सुंदर सी जगह की सिर्फ अकेली ड्वेलर बनना चाहती है. शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग. और उसे ऐसा लगता है, ऐसा सोचती है कि उसकी लाइफ उस समुद्र के किनारे बहुत ही रिलैक्सिंग होगी, बहुत ही पीसफुल होगी. एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करेंट्स ऑफ वाटर. और उसे पानी के बहाव के द्वारा, पानी की धाराओं के द्वारा बहाया जाएगा. वो बहुत ही इंजॉय करेगी उस सीन को. शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम. और वो अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहती है, वो इंजॉय करने के योग्य होगी. इट मीन्स देयर इज़ नो वन टू डिस्टर्ब हर, टू इंटरप्ट हर. कोई भी वहाँ पे उसे परेशान करने के लिए नहीं होगा. इस तरह से वो अपनी फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को पूरी तरह से एंजॉय करेगी. ये सारी चीज़ों को वो इमेजिन करती है मरमेड के रूप में. वो कैसे अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इज एमेंडा एन ऑर्फिन, वाई डज शी से सो। क्या आपको लगता है कि जो एमेंडा है वो क्या है, ऑर्फिन है, यानी कि अनाथ है, और ऐसा वो क्यों कहती है? नो, एमेंडा इज नॉट एन ऑर्फिन, शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाई हर वन ऑफ हर पेरेंट्स इन द पोएम। एमेंडा ऑर्फिन नहीं है, और जैसा कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक के द्वारा इस पोएम में कंटिन्यूअसली पॉइंट आउट किया जाता है। शी सैड टू बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड, और वो ऐसा इसलिए कहती है कि वो बहुत ही दुखी और परेशान है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस स्कोल्डिंग एंड नैगिंग विच शी फेसेस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। क्योंकि वो बहुत ही परेशान और उदास है। किस लिए उदास है? क्योंकि उसको लगातार कंटिन्यू से डांटा जाता है, बात बात पे टोका जाता है, जो कि वो सामना कर रही है अपनी पेरेंट्स की डांट का। देयरफॉर शी फील्स दैट इट, इसलिए उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, इट वुड हैव बीन मच बेटर एंड पीसफुल इफ शी वुड हैव बीन एन ऑर्फिन। तो उसे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए अच्छा होता अगर वो ऑर्फिन होती, या फिर वो ऑर्फिन हो जाए तो बहुत ही पीसफुल अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती है, रह सकती है शांति के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल। क्या आप रेपुंजल के बारे में जानते हो? क्या कैरेक्टर है, मतलब क्या स्टोरी है, और वो रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? द स्टोरी ऑफ रेपुंजल इज ऑफ अ गर्ल हु इज कैप्चर्ड बाई एन ओल्ड विच। रेपुंजल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है किसी कहानी का, जो कि एक ओल्ड विच के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, उसको कैप्टिवेट कर लिया जाता है इन अ टॉवर, यानी कि एक टॉवर में। द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टॉवर विद द हेल्प ऑफ रेपुंजल्स वेरी लॉन्ग हेयर। और वो जो ओल्ड विच होती है वो उस टावर में रेपुंजल्स के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं उसकी हेल्प से चढ़ती है। विच शी लेट्स डाउन फॉर हर थ्रो अ विंडो ऑफ द टॉवर, जो कि उस टॉवर की खिड़की से अपने बालों को नीचे गिराती है, और उसकी मदद से वो विच होती है वो चढ़ जाती है टावर में। वन डे अ प्रिंस विजिट्स हर बाई क्लाइंबिंग द टॉवर विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर। एक दिन क्या होता है, एक प्रिंस होता है, वो उसके द्वारा उसके बालों की मदद के साथ में उस टावर में चढ़ जाता है। वेन द विच कम्स टू नो दिस, और जब इस बात का पता उस विच को चलता है, शी सेपरेट्स बोथ ऑफ देम, तो वो उन दोनों को अलग कर देती है। बट बोथ रेपुंजल एंड प्रिंस मीट आफ्टर अ गैप ऑफ मैनी ईयर्स, लेकिन रेपुंजल और वो जो प्रिंस होता है वो एक बहुत सालों के बाद मिलते हैं। देन लिव देयर लाइफ हैप्पीली, उसके बाद वो अपने लाइफ को बहुत ही खुशी के साथ में रहते हैं। एमेंडा वांट्स टू रेपुंजल बिकॉज शी न्यू दैट इन द स्टोरी, जो एमेंडा है वो रेपुंजल बनना चाहती है क्योंकि उसे पता है, वो जानती है इस कहानी में देयर वॉज नो स्टेयरकेस टू इंटर द टॉवर, क्योंकि इस जो टॉवर होता है उसमें जाने के लिए कोई भी स्टेयरकेस यानी कि कोई भी एक्सकेलेटर, कोई भी जीना नहीं होता है। सो इट वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेपुंजल्स लॉन्ग हेयर, तो उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ उस टावर में जाना रेपुंजल के लंबे लंबे बालों की मदद के साथ नहीं हो सकता है। दैट शी वुड लेट डाउन टू हेल्प अदर्स टू क्लाइम, जब वो किसी को वहाँ पे चढ़ाने में मदद करेगी, किसी को चढ़ाना चाहेगी, तभी कोई दूसरा वहाँ पे जाएगा। एमेंडा फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल वेरी काम एंड नाइस, और एमेंडा को ऐसा लगता है कि उस टावर में जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा है। एंड आल्सो मेक्स इट अ पॉइंट टू नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन, और वो उसे ऐसा भी लगता है कि वो कभी भी किसी के लिए भी, यानी कि किसी को टावर में चढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी, किसी को चढ़ाने के लिए अपने बालों को नीचे नहीं डालेगी। एज शी डज नॉट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाई विजिटर्स, क्योंकि वो लोगों के आने जाने के द्वारा बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है, परेशान करना नहीं चाहती है, अकेले रहना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि वो उस टावर के अंदर रहने लगे, ये उसकी विश है, इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा। ये जो लड़की है वो इस पोएम में, मतलब इस एमेंडा की जो कहानी है वो हमें क्या बताती है। द गर्ल एमेंडा yearns फॉर फ्रीडम, किस चीज़ के लिए वो इच्छा करती है। जो एमेंडा है उसे फ्रीडम और शांति चाहिए अपनी लाइफ में। शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड
ऑफ हर मिस्टेक्स, उसे बार बार कंटिन्यूसली उसकी माँ के द्वारा उसकी गलतियों को बताया जाता है। हर पेरेंट्स वांट हर टू फॉलो द कोड ऑफ गुड कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक अच्छे गुड कंडक्ट बिहेवियर को फॉलो करे, उसके कोड को, उसके रूल्स को फॉलो करे, यानी कि अच्छी आदतों को अपने अंदर ढाले। दे आर डूइंग सो बिकॉज दे वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बी वेल मैनर्ड एंड ओबीडियंट, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उसकी जो बच्ची एमेंडा है वो बहुत ही वेल मैनर्ड और ओबीडियंट हो, यानी कि अच्छी बच्ची बन के रहे। बट वाइल डूइंग दिस, लेकिन ये सब करते वक्त या करते समय क्या होता है, दिस दे फॉरगेट दैट, सब भूल जाते हैं उसके पेरेंट्स, दैट शी इज़ अ चाइल्ड एंड शुड बी अलाउड सम फ्रीडम, वो बच्ची है, अभी छोटी सी है और उसे कुछ फ्रीडम, लिबर्टी चाहिए। द पोइट हैज़ ड्रॉन द रीडर्स अटेंशन, जो पोइट है वो रीडर्स का, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, उसका अटेंशन, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। टुवार्ड्स द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रेन, उन बच्चों की परिस्थितियों की, उन बच्चों की सिचुएशंस को, हु वर कॉन्स्टेंटली ऑप्रेस्ड बाई देयर एल्डर्स इन द नेम ऑफ गुड बिहेवियर, उन बच्चों की स्टेट को करना चाहती है, मतलब अटेंशन लेना चाहती है कि जो बच्चे कंटिन्यू अपने बड़ों के द्वारा या अपने पेरेंट्स के द्वारा बार बार बिहेवियर के नाम पे बार बार उन्हें रोका जाता है, टोका जाता है, तो जो बच्चा है वो किस तरह से अपोज कर सकता है, किस तरह से विरोध कर सकता है। यानी कि बात बात में किसी भी बच्चे को टोकना ये एक अच्छी बात नहीं है, उसे मतलब एक गुड बिहेवियर सिखाना, उसको वेल मैनर्ड बनाना, ओबीडियंट बनाना, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कह सकते हैं एक विरोध पैदा कर देता है, वो एक बहुत ही रेवुलस बन जाता है बच्चा और उन सारी चीज़ों का विरोध करने लगता है। इस पोएम में हम देख सकते हैं कि जो एमेंडा है वो किस तरह से अपनी माँ की बातों का विरोध करती है। इट मीन्स वो चाहती है कि वो एक ऑर्फन हो जाए, वो अनाथ हो जाए, उसके पेरेंट्स उसके साथ हो ही ना, तो उसके लिए कितना अच्छा हो, कितनी अच्छी से, कितनी खुशी के साथ में वो अपने जीवन को जिए। तो इस तरह से जो राइटर हैं उन्होंने ये ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की है कि हम अपने बच्चे को वेल मैनर्ड और वेल ओबीडियंट तो बनाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें लिबर्टी अलाउड करनी चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो रेविलियस ना बने, बहुत ही मतलब विरोधी ना बने, हमारी किसी भी बात का विरोध ना करें। सो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।